जय हिंद, नमस्कार। मैं विकास और आप लोगों के लिए गणित की क्लास फिर से लेकर आया हूँ। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था संख्याओं के वर्गीकरण। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं के वर्गीकरण पे आधारित प्रश्न। अच्छा, प्रश्न सॉल्व करने से पहले आप लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे। यह 1 से 200 तक की अभाज्य संख्याएं लिखी गई हैं और आप लोग भी इसको लिख लेंगे, अपनी कॉपी के पहले पेज पे लिख लेंगे और इसको आप जब बार बार देखेंगे, रिवाइज करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा कि अब, क्योंकि इस पर डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप तो जानते होंगे, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको आप नोट कर लेंगे। अब आप ध्यान दीजिए, एक चीज़ और इसी से रिलेटेड एक फैक्ट हम लोग पढ़ लेंगे। अभाज्य संख्या की जांच हम कैसे करते हैं, ध्यान देंगे। कोई संख्या अभाज्य है चार जांच हम लोग कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए इसके बाद भी तो बहुत सारी अभाज्य संख्याएं होंगी, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, चार संख्याएं दे देती हैं और आपसे पूछा जाता है इनमें से कौन एक अभाज्य संख्या है। तो ध्यान दीजिए, जांच हम कैसे करते हैं। पहला ध्यान दीजिएगा, पहला प्रोसेस क्या करेंगे आप, अगर आपको अभाज्य जांच करना है तो आप जानेंगे, यह फैक्ट जानेंगे, अगर कोई संख्या अभाज्य है, अगर कोई संख्या अभाज्य है, अगर कोई संख्या अभाज्य संख्या है, तो आप जानिएगा यह हमेशा 6k+1 या 6k-1 के रूप में ही होगी। जहाँ k क्या है, k 1 2 3 या अनंत तक जा सकता है। मतलब यह k क्या है, k एक प्राकृतिक संख्या है, k एक प्राकृतिक संख्या है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, एक अपवाद इसमें, 2 3 को छोड़कर, 2 और 3 को छोड़कर, जैसे आप देखें इन 2 और 3 को छोड़ दें तो 5 से आप चेक कर सकते हैं ये जितनी हमने संख्याएं लिखी हैं ये सारी की सारी अभाज्य है। अगर ये अभाज्य है तो किस रूप में होंगी, या तो 6k+1 या तो 6k-1। चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 5 को हम क्या लिख पाएंगे, 6 गुणे 1 -1, 6 कने 6, 6 में से 1 जाएगा 5, यानी किस रूप में है, 6k-1 के रूप में है। 7 की बात करें तो 6 गुणे 1 + 1, ये किस रूप में है, 6k+1 के रूप में है। ऐसे ही हम सारी संख्याओं को चेक कर पाएंगे, या तो 6k-1 के रूप में होगा या तो 6k+1 के रूप में होगा। तो एक चीज़ आप समझ गए होंगे, अगर कोई संख्या अभाज्य संख्या है, अगर दी गई संख्या अभाज्य संख्या है तो वह 6k+1 और 6k-1 के रूप में होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसका उल्टा 6k+-1 के रूप में जो संख्या है वह हमेशा अभाज्य ही नहीं होगा, वह अभाज्य भी हो सकता है और वह भाज्य भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, इसका उल्टा नहीं सही है। जैसे हमने कहा कि अगर अभाज्य संख्या है तो 100% वह 6k+1 और 6k-1 के रूप में होगा। लेकिन अगर कोई संख्या इस रूप में है तो जरूरी नहीं है कि वह अभाज्य ही हो, वह भाज्य भी हो सकता है। यानी इसका उल्टा सही नहीं है, इसका उल्टा सही नहीं है। फिर से सुनेंगे, अगर अभाज्य संख्या है तो वह 6k+1 या 6k-1 के रूप में होगा। यह 100%, यह 100% 6k+1 या 6k-1 के रूप में ही होगा। आप चेक कर लेंगे, जितनी हमने अभाज्य संख्या लिखी हैं वह 6k+1 या 6k-1 के रूप में ही होंगी। लेकिन 6k+-1 के रूप में अगर कोई संख्या हो तो वह हमेशा अभाज्य हो, यह जरूरी नहीं है, वह अभाज्य भी हो सकती है और भाज्य भी। चेक कर लेते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं एक संख्या 25, जिससे आप परिचित होंगे, यह संख्या भाज्य है। यह संख्या क्या है, भाज्य, क्योंकि इसके 3 गुणनखंड हैं, 1, 5 और 25। आपको याद होगा, अगर किसी संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड हो तो वह भाज्य संख्या होती है, वह अभाज्य नहीं होती है। तो देखिए हम इसको लिख पाएंगे 6 × 4, 6 चौक 24, 24 1 25, यानी 6k+1, यानी 6k+1 के रूप में होते हुए भी यह क्या है संख्या, यह संख्या भाज्य है। यानी उल्टा नहीं सही है, उल्टा नहीं सही है कि 6k+-1 में होने वाली हर संख्या अभाज्य हो, यह सही नहीं है। लेकिन
अभाज्य संख्या है तो वो जरूर 6k + 1 6k - 1 के रूप में ही होगा। आप समझ पाए होंगे। चलें अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी एक संख्या अभाज्य संख्या है, और मान लीजिए पहला ऑप्शन भी आपका आ गया 6k + 1 के रूप में, दूसरा भी आ गया 6k + 1 के रूप में, तीसरा आ गया 6k + -1 के रूप में 9 आके मान लें 2 आ गया, और 6k ± यह मान लेते हैं अगर आपका आ गया 3 आ गया। अब आपसे अभाज्य पूछा है, आपसे अभाज्य पूछा है, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि अभाज्य संख्या अगर होगी तो यह +-1 के रूप में होगी, तो यह आपका अभाज्य नहीं होगा, यह आपका अभाज्य नहीं होगा। लेकिन अब इन दोनों में हमें डाउट है कि इन दोनों में कौन एक अभाज्य है, क्योंकि अगर इस रूप में कोई संख्या है तो यह क्या है, अभाज्य भी हो सकती है और भाज्य। तो इस टाइप की क्वेश्चन अगर इसमें अगर डाउट है तो हम इसको कैसे चेक कर पाएंगे कि वह संख्या अभाज्य है। ध्यान दीजिएगा, अगर 4 ऑप्शन दिया गया हो और आपसे अभाज्य संख्या पूछी जा रही हो तो आप सबसे पहले चेक करेंगे कि 6k + -1 के रूप में है कि नहीं। अगर है तो यह अभाज्य हो सकती है, यह भी अभाज्य हो सकती है, लेकिन यह तो हम यह अभाज्य नहीं होंगे, क्योंकि अभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए, 6k + 1 6k - 1 दोनों में से कोई एक। तो आप क्या करेंगे, अब हम देखें अगर हम अब इसके बाद हम कैसे चेक कर पाएंगे कि इन दोनों में से कौन एक भाज्य है और कौन एक अभाज्य है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए यहाँ तक आप नोट कर लिए होंगे, नोट नहीं किए होते आप स्क्रीनशॉट ले लें। आप देखें कैसे चेक करेंगे हम लोग। देखें इसी में से कोई संख्या हम लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम लेते हैं 100, कोई संख्या लेते हैं हम लोग 163, और आपको चेक करना है कि यह अभाज्य संख्या है कि नहीं, 163। तो आपको करना क्या है, याद रखेंगे 2-3 प्रोसेस। सबसे पहला काम 163 के आगे, 163 के आगे आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है जो पूर्ण वर्ग हो। तो आप देखें अगर आपको याद हो यह आगे हम लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे। 13 169 यह किसका वर्ग है, 13 का वर्ग है। तो हमको 163 के आगे एक संख्या मिली। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, 163 तो यह अभाज्य संख्या, अब देखें यह 163 अभाज्य संख्या। अब हम इसको चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं कि 163 के आगे एक संख्या मिली हमें क्या, 169, मतलब इसके आगे हमें पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढनी है, पूर्ण वर्ग। तो हमें 169 मिला है, किसका पूर्ण वर्ग है, 13। अब 13 से पहले आपको अभाज्य संख्या ढूंढनी है। ध्यान देंगे 13 से पहले जितनी अभाज्य संख्या है, 11 है, फिर क्या है 7 है, फिर 5 है, फिर 3 है, फिर 2 है। अब आपको क्या करना है, एक एक से चेक करना है कि यह संख्या विभाजित हो रही है कि नहीं। देखिए 2 से यह विभाजित नहीं होगा, हम बताएंगे विभाज्यता के नियम में। यह 2 से विभाजित नहीं होगा। 3 से देखें 6 3 9 3 से भी विभाजित नहीं होगा। 5 से भी नहीं विभाजित होगा। 7 से 7 दूनी 14, 2 बचेगा 23, 7 के 21, 7 से भी विभाजित नहीं होगा। 11 का नहीं 11, 5 बचेगा 53, 11 से भी विभाजित नहीं होगा। तो आप जानते हैं अगर कोई संख्या अभाज्य है तो वह किसी से विभाजित नहीं होती है, स्वयं और एक के अलावा। तो इनमें से किसी से विभाजित नहीं हुआ तो आप कह पाएंगे यह संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। यह संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे मान लीजिए 337, हमें चेक करना है यह अभाज्य है कि नहीं। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, इसके आगे आप पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढेंगे, पूर्ण वर्ग। तो अगर आप प्रैक्टिस किए हो तो 337 के आगे आप जानते हैं 361 एक पूर्ण वर्ग संख्या आती है, और यह किसका वर्ग है, यह 19 का पूर्ण वर्ग है, यह 19 का पूर्ण वर्ग है। अब आप देखें 19 से पहले कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 17 है, 17 के पहले 13, 13 के पहले
11, 11 के पहले 7, 7 के पहले 5, 5 के पहले 3 और 3 के पहले 2। अब हमें इस सबसे चेक करना है कि यह विभाजित हो रहा है कि नहीं। किसको चेक करना है? 337 को। तो 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से विभाज्यता का नियम है, अंतिम अंक 2 से कटने चाहिए। 3 से 3 3 6, 6 नहीं कटेगा। 3 से विभाज्यता का नियम है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। इन सब पे चर्चा हम लोग करेंगे। 5 से विभाज्यता का नियम है, अंतिम अंक 5 या 0 होना चाहिए, 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से देख लेते हैं। 7 चौक 28, 28 और 3 57 हो जाएगा, 7 से भी नहीं कटेगा। 11 यहाँ 33, 7 बच जाएगा, नहीं कटेगा। 13 दूनी 26, 26 4 7 67, 13 से भी नहीं कटेगा। 17 से 17 करें 17 16 167 हो जाएगा, 17 से भी नहीं कटेगा। यानी किसी से नहीं कटा तो आप कह पाएंगे यह संख्या क्या है? यह संख्या अभाज्य संख्या है। यह संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। तो आप चेक कर पाएंगे कि हम कैसे चेक करते हैं कोई संख्या अभाज्य संख्या है। समझ पाए होंगे आप लोग। इस पे क्वेश्चन आएगा तो आगे हम लोग और सॉल्व करेंगे। चलिए आगे अब हम लोग प्रश्न पे आते हैं। यह सब आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग प्रश्न पे आते हैं। देखें, प्रश्न हमने पहले से लिख लिया है, क्योंकि कोई प्रश्न बड़े थे, समय लगता। देखें प्रश्न नंबर फर्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करें। प्रत्येक भाज्य संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है और प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है। तो देखना हमें इसमें कौन सही है, पहला सही है कि दूसरा सही है कि दोनों सही है। तो ध्यान दीजिए, अगर आपको याद हो हम लोगों ने संख्याओं का जब वर्गीकरण किया था तो उसमें हम लोग क्या प्राप्त किए थे? हम लोग प्राप्त किए थे धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, और धनात्मक पूर्णांक को ही कहा गया था प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। और जब हम लोग इसको बांटे थे तो हमें क्या मिला था? इसी में हमें अभाज्य संख्या मिला था, अभाज्य संख्या, और इसी में हमें क्या मिला था? भाज्य संख्या। तो हम क्या कह पाएंगे कि जो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या का ही वर्गीकृत किए थे हम लोग, वर्गीकरण किए थे, तो हमें भाज्य संख्या प्राप्त हुई थी। तो आप कह पाएंगे कि जितनी भाज्य संख्या हैं सभी की सभी भाज्य संख्या किसमें से आई हैं? प्राकृतिक संख्या से ही हमें प्राप्त हुई हैं। तो पहला हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। प्रत्येक भाज्य संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। कोई डाउट नहीं इसमें किसी को? आप अगर डाउट हो तो आप पिछला वीडियो जाके देखेंगे, वहाँ पूरा डिटेल में बताया गया है। अब देखें दूसरे की बात, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या बताया गया था आप लोगों को। परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख पाएँ, जहाँ q क्या होता है? q 0 के बराबर नहीं होता है। और यह भी जानिएगा, यह p और q क्या होती हैं? यह पूर्णांक संख्याएं होती हैं। यह क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। और डिटेल में अगर चलें हम लोग डीपली, तो p और q क्या होती हैं? को प्राइम, मतलब इनमें से कुछ कॉमन नहीं होता है। बात समझ पाए होंगे। एक चीज़ और जानिएगा कि को प्राइम को ही रिलेटिव प्राइम यहाँ माना गया है, माना जाता है जनरली। बहुत डीपली हम जाएंगे तब हम लोग को प्राइम और रिलेटिव प्राइम को अलग करते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, p/q के रूप में हो, अगर परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में हो, q 0 के बराबर न हो और p/q क्या हो? पूर्णांक हो। अब आप ध्यान दीजिएगा, तो हमसे क्या कहा गया है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या जो होती हैं 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 और ऐसे अनंत तक जाती हैं। तो आप देखें, क्या हम इसे p/q के रूप में लिख पाएंगे? बिल्कुल लिख पाएंगे, क्योंकि हम अगर इसके नीचे 1 लिख दें तो 1 से भाग देने में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ भी हम 1 से भाग दे सकते हैं, यहाँ भी हम 1 से भाग दे सकते हैं, यहाँ भी हम 1 से भाग दे सकते हैं। अब आप देखें ये सारी की सारी संख्याएं क्या हैं? p/q के रूप में है, और यहाँ q भी 0 के बराबर नहीं है, और यहाँ कुछ कॉमन भी नहीं है। 2 1 में भी कुछ कॉमन नहीं है, 3 1 में भी कुछ कॉमन नहीं है। तो ये हमारा दूसरा भी सही हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आसान है, अभी उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? निम्न कथनों पर विचार करें। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, बिल्कुल सही। अभी हमने जब अभाज्य संख्याएं लिखी थी तो हमने कहा था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 केवल एक सम अभाज्य संख्या, यह इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। 2 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या सम नहीं है। इसके बाद
सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, यह भी हम लोगों ने पढ़ा था। आप संख्याओं का वर्गीकरण देखें, उसमें बताया गया है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है। आज ही अभी हम लोगों ने संख्याएं लिखी तो हमने कहा है कि 2 अंकों की जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है वो क्या है आपकी 97। तो यह हमारा चारों सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी लोग इस सलूशन का, या फिर नोट कर लें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। डायरेक्ट छोटे छोटे क्वेश्चन है, उसको डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 छूटा है, उस पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? निम्न में से कौन सी संख्या 9 तो अभाज्य है 9 ही भाज्य है। क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी संख्या 9 तो भाज्य है 9 ही अभाज्य। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ऑप्शन थे आपके, ऑप्शन थे 1 2 3 0, 1 2 3 0। तो आप याद करें, जब हम लोग संख्याओं का वर्गीकरण किए थे तो हम क्या किए थे, धनात्मक पूर्णांक को जब हम लोगों ने बांटा था 3 भागों में, एक था अभाज्य संख्या और एक थी भाज्य संख्या, और बीच में एक ऐसी संख्या थी जो 9 तो भाज्य थी 9 ही अभाज्य। क्योंकि भाज्य होने के लिए 2 गुणनखंड चाहिए कम, और अभाज्य होने के लिए 2 से, सॉरी गलत बोल दिया हमने, अभाज्य होने के लिए 2 गुणनखंड चाहिए और भाज्य होने के लिए 2 से अधिक गुणनखंड चाहिए। और एक ऐसी संख्या है 9 तो इसके पास 2 गुणनखंड है 9 ही 2 से अधिक, इसलिए यह 9 तो भाज्य है और 9 ही अभाज्य। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 की बात, 3 नहीं 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें, यह प्रश्न था। ऑप्शन नोट कर लेंगे 22 24 26 28, 22 24 26 28। अब आप बताएं, ये तो आसानी क्वेश्चन है। प्रथम पाँच तो अभाज्य संख्याएं आपको याद होनी चाहिए, पहले 2 होता है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। हमें सबका योग ज्ञात करना था, ये योग ज्ञात करें। 3 2 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 में 11 जोड़ेंगे, क्या आएगा 28। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, नोट कर। चलें क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पी क्यू आर अभाज्य संख्या है, जो दिया हम उसको लिखते हैं पी क्यू आर, यह क्या है अभाज्य संख्या। अब कहा गया है कि पी क्यू आर का जो योग है पी प्लस क्यू प्लस आर, यह 38 है, और हमसे पूछा गया है पी का अधिकतम मान। ध्यान दीजिएगा, इसी का हमसे अधिकतम मान पूछा गया है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यह तीनों अभाज्य संख्या हैं, ये तीनों क्या है अभाज्य संख्या हैं, और तीनों का योग क्या है 38, और 38 क्या है एक सम संख्या है। सम विषम तो आप जानते ही होंगे, जो संख्याएं 2 से कट जाए वो सम, और जो 2 से न कटे वह विषम। एक ध्यान दीजिएगा, एक फैक्ट आपको याद रखना है कि अगर सम संख्या में सम संख्या जोड़ दें तो हमेशा सम संख्या प्राप्त होगा। अगर हम विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ दें तो हमें सम प्राप्त होगा। लेकिन अगर एक सम संख्या हो और एक विषम संख्या हो, ध्यान देंगे, तो हमें विषम संख्या ही प्राप्त होगा। इसका हम इसमें यूज करेंगे, ध्यान देंगे, इस फैक्ट का यूज इस क्वेश्चन में होगा। अब आप ध्यान दें, अगर तीनों संख्याएं हम वह ले लें, विषम ले लें। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, सम को हम क्या कहते हैं, सम को शॉर्ट में लिखने के लिए सम को हम लोग कहते हैं इवन नंबर, और विषम को हम क्या कहते हैं, विषम को हम लोग कहते हैं ऑड नंबर। तो हम यहाँ से एक एक शॉर्ट में लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, सम के लिए ई लिखेंगे और विषम के लिए ओ लिखेंगे। अब आप ध्यान दीजिए,
अगर हम तीनों संख्याओं के जगह ऑड ले लें, ऑड यानी तीनों अगर हम विषम ले लें, तो आप जानते हैं अगर हम विषम विषम ऑड ऑड जोड़ेंगे तो हमें सम मिल जाएगा, इवन मिल जाएगा। और फिर अगर इस सम में अगर हम फिर विषम जोड़ दें, यानी इवन में हम ऑड जोड़ दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ऑड। ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ बताया अगर हम सम में विषम जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, विषम। और यहाँ क्या है, सम है, यानी हम तीनों जगह विषम संख्याएं नहीं ले सकते, हमें कम से कम एक जगह सम लेना ही होगा। तो आप याद रखिएगा, अगर तीन संख्याओं का योग अगर सम है तो उसमें कम से कम एक संख्या सम अवश्य होगी। तो ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, हम एक जगह सम लेंगे, तो हम यहाँ कम इवन ले लेते हैं। और आप जानते हैं जो अभाज्य संख्याएं होती हैं 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे होती हैं। अब आप ध्यान दीजिए, हमें सबसे कम मान यहाँ लेना है, यहाँ भी सबसे छोटी मान लेना है, तभी यहाँ बड़ी मान होगी। यहाँ हम कम से कम मान रखें तभी यहाँ अधिक से अधिक मान मिलेगा। तो हम एक सम संख्या हमें लेना ही लेना है, तो हम यहाँ 2 ले लेते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब इसके अलावा कोई ऐसी विषम, कोई ऐसी अभाज्य संख्या नहीं है जो क्या हो, सम हो। तो इसके बाद हमें विषम ही लेना है, यहाँ भी ऑड लेना है, यहाँ भी ऑड लेना है, क्योंकि 2 के अलावा कोई सम अभाज्य संख्या नहीं होता है। अब आप ध्यान दीजिए, अब हम निम्नतम मान ही लेने का प्रयास करेंगे। अगर निम्नतम मान लेंगे, कम से कम मान लेंगे, तभी यहाँ अधिक से अधिक मान होगा। अगर हम यहाँ 2 ले लिए तो ध्यान दीजिएगा, तीनों का योग 38 था, तो इसका मान क्या आएगा, P और Q का मान 36 आ जाएगा। 36 और यह 2 38 हो जाएगा ना। तो ध्यान दीजिए, अगर हम इस Q का मान, अगर हम Q का मान अगर हम 3 लें, ध्यान दीजिएगा, अगर Q का मान हम 3 लें तो यहाँ क्या हो जाएगा, 36 में अगर हम 3 ले लिए तो यहाँ 36 में क्या बचेगा, 36 में 3 घटा दें तो यहाँ क्या बचेगा, 33। P का मान हो जाएगा 33। लेकिन 33 क्या है, यह अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हम 33 यहाँ नहीं ले पाएंगे। अगर यहाँ 33 नहीं ले पाएंगे तो हम यहाँ 3 भी नहीं ले पाएंगे। तो हम क्या लेंगे, अब हम 5 पे चेक कर लेंगे। तो देखें, अगर हम यहाँ 5 ले लें तो 36 में से अगर हम 5 घटा देते हैं क्या बचेगा, 31। क्योंकि P और Q का मान 36 है, तो 36 में हम 5 ले लिए P Q का मान, तो P का मान क्या बचेगा, 31। ऐसे भी देख लें, 31 5 36, तो इसका मान P का जो अधिकतम मान होगा वो क्या हो जाएगा, 31। आप समझ पाए होंगे, इसका आंसर होगा 31। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप लोग ध्यान से देख लेंगे। अगर न समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज करके देख लेंगे। लेकिन यह फैक्ट आप याद रखेंगे, इसी फैक्ट के सहारे ये क्वेश्चन लग पाएगा। इसको हम यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि इसको मिटाएंगे, यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप जानेंगे इवन प्लस इवन बराबर इवन ही होता है, ऑड प्लस ऑड भी इवन होता है। अगर ऑड प्लस इवन है तो यह क्या हो जाता है, ऑड। यह फैक्ट आप याद रखेंगे। और आप जानते हैं 2, 3, 5, 7 ऐसी संख्याएं होती हैं, तो 2 ही केवल क्या है, केवल सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। और हमने आपको बताया है कि अगर यहाँ सम है तो हमें इसमें से कोई एक सम लेना है, तो हमने एक सम उठा लिया है। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखें, ये क्वेश्चन क्या है, यदि P Q 2 अपेक्षित अभाज्य संख्या है, इस प्रकार है कि P प्लस Q बराबर 10, P प्लस Q बराबर 10 दिया है और P का मान Q से छोटा दिया है, यह भी ध्यान देंगे। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये अपेक्षित अभाज्य संख्या क्या होती है। हमने बताया था आपको, वीडियो में देख लेंगे, पिछले वीडियो में रिलेटिव प्राइम के बारे में, रिलेटिव प्राइम के बारे में, और इसे ही अपेक्षित अभाज्य संख्या एक बार दिया है एसएससी के एग्जाम में, रिलेटिव प्राइम को ही अभाज्य संख्या लिखा था। और जब रेलवे में एक बार क्वेश्चन पूछा था, हमने देखा है, तो इसको लिखा है सापेक्षित या सापेक्षता, सापेक्षित अभाज्य संख्या या फिर सापेक्षता अभाज्य संख्या। तो रिलेटिव प्राइम को आप याद रखेंगे, इसका इंग्लिश जरूर आप याद रखेंगे। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी 2 संख्याएं लें या ए बी, कोई भी 2 संख्या हो सकती हैं, भाज्य भी हो सकती हैं, अभाज्य। इसका एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसमें जो सबसे बड़ा कॉमन होता है वह 1 होना चाहिए, तो वह रिलेटिव प्राइम होता है। तो ध्यान दीजिए,
रिलेटिव प्राइम हमें रखना, अगर हम यहाँ 1 रखें तो यह हो जाएगा 9, 10 हो जाएगा। अगर हम यहाँ 2 रखें तो 8, 10 हो जाएगा। अगर हम यहाँ 3 रखें तो 7 या 10 हो जाएगा। अगर हम यहाँ 4 रखें तो यह 6, 10 हो जाएगा। अगर हम यहाँ 5 रखें तो यह 5, 10 हो जाएगा। लेकिन यह हम ले नहीं पाएंगे। क्योंकि यह पी क्यू से छोटा है और यह पी क्यू तो यहाँ बराबर हो जा रहे हैं ना, तो यह नहीं ले पाएंगे। अब आप देखें, अब हमें रिलेटिव प्राइम चेक करना है। इन सब में रिलेटिव प्राइम हमें चेक करना है। तो रिलेटिव प्राइम हम कैसे चेक करते हैं? रिलेटिव प्राइम में दो संख्याओं का एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1, यानी उसमें एक से अधिक कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। तो 1 और 9 में 1 ही कॉमन है, तो यह हमारा हो सकता है। एक पेयर बन जाएगा 1 और 9 का। 2 और 8 यह नहीं हो सकता। क्यों? 2, 8 में 2 कॉमन हो जा रहा है ना, और कॉमन क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए रिलेटिव प्राइम के लिए। अब देखें 3, 7 हमारा हो सकता है, क्योंकि 3, 7 में कुछ कॉमन नहीं है 1 के अलावा। अब देखें 6, 4 6 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 4 में भी 2 शामिल है, 6 में भी 2 शामिल है, यानी ये रिलेटिव प्राइम नहीं होंगे, तो हम इसको नहीं ले पाएंगे। यानी हमारा आंसर यही हो जाएगा 1 पेयर और 2 पेयर। आपका आंसर हो जाएगा 2। यहाँ तक आप लोग समझ पाए होंगे। इस क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को आप नोट कर लें, दोनों महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, यह भी इम्पॉर्टेंट है और यह भी महत्वपूर्ण है। यहाँ तक आप नोट कर लें। देखें अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे चर्चा करते हैं। एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इसका गुणनफल ज्ञात करना है और हमें बताना है कि इसका मान क्या आएगा। ध्यान दीजिए, अगर हम परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख पाएँ। और यह भी बताया गया है कि यह q 0 के बराबर नहीं होगा, और यह भी बताया गया है कि यह p और q क्या होंगे? यह पूर्णांक होंगे। यह क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर p q पूर्णांक हैं, पूर्णांक, तो हम p का मान क्या रख सकते हैं? हम p का मान हम 0 रख सकते हैं ना, और 0, और नीचे हम q 0 नहीं होता है, लेकिन p तो 0 हो सकता है, क्योंकि पूर्णांक में 0 भी आता है। अगर हम यहाँ कुछ भी रखें, 1 2 3 4 5 कुछ भी रखें, इसका मान 0 ही आएगा। यानी परिमेय संख्या शून्य भी होता है। आप कह पाएंगे एक परिमेय संख्या क्या होगा? शून्य होगा। अगर हम अपरिमेय की बात करें तो हम लोगों ने पिछले क्लास में अपरिमेय के बारे में बात की थी। अपरिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी दशमलव संख्या, ऐसी अशांत दशमलव संख्या, ध्यान दीजिएगा, ऐसी अशांत दशमलव संख्या, अशांत मतलब जो क्या हो? लगातार आता हो, 2 3 5 6 9, इस टाइप की संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। मतलब दशमलव के बाद अशांत हो, अशांत मतलब लगातार आगे बढ़ता हो, जो कभी समाप्त ना हो, और साथ ही साथ में अशांत के साथ साथ क्या हो? अपुनरावृत हो, और इसमें किसी एक पैटर्न की पुनरावृत्ति न हो, 1 या 2 या कोई भी संख्याओं का बार बार दोबारा न आए, तो वही अपरिमेय संख्या होता है। एक चीज़ और जानिएगा, अपरिमेय संख्या में वे सारी संख्याएं होती हैं जो कड़ी से बाहर न हो पाए। जैसे कड़ी में 3, कड़ी में 2, कड़ी में 5, या कड़ी में ही रहेंगी, कड़ी से बाहर नहीं हो पाएंगी। लेकिन अगर कड़ी में 4 की बात करें तो यह क्या हो जाएगा? 2, यह कड़ी से बाहर हो गया ना, तो यह क्या है? आपका परिमेय संख्या। लेकिन वे संख्याएं जो कड़ी से बाहर न हो पाए, कड़ी में ही रहें, वह भी सारी अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे कड़ी में 2 का मान होता है 1.4, 1 2, ऐसे और आगे बढ़ता जाएगा, और यह अशांत होगा और साथ ही साथ अपुनरावृत होगा। तो आप परिमेय अपरिमेय समझ पाए होंगे। तो ध्यान दीजिए, हमने देखा कि परिमेय संख्या शून्य भी होता है, और शून्य में हम किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करें, यहाँ अपरिमेय का ही, कड़ी में 2 का ही मल्टीप्लाई करें तो शून्य ही आएगा। और शून्य क्या है? एक परिमेय संख्या, यानी एक परिमेय संख्या भी हो सकता है। साथ ही साथ ध्यान देंगे, साथ ही साथ अगर हम 0 के अलावा कुछ और संख्या ले लें, कोई और परिमेय संख्या ले लें, जैसे मान लें हम 2/5 ले लें, या फिर कुछ भी ले लें, और इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करें किसी अपरिमेय संख्या से, कड़ी 2, कड़ी 3, या फिर किसी से मल्टीप्लाई करें, अगर मान लेते हैं हम कड़ी में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यह क्या हो जाएगा? 2 कड़ी में 2/5। अब अगर एक अपरिमेय संख्या है तो यह भी अपरिमेय संख्या होगा।
यानी अपरिमेय जीरो के अलावा, ध्यान देंगे, जीरो के अलावा, शून्य के अलावा अगर कोई भी परिमेय संख्या है और उसमें हम अपरिमेय के गुणा करेंगे तो यह अपरिमेय ही आएगा। ध्यान देंगे, अपरिमेय ही आएगा, क्योंकि कड़ी में 2 का मान जब रखेंगे तो वह क्या होगा, लगातार होगा, अशांत होगा, अपुनरावृत होगा। उसमें भाग करें या गुणा करें वह भी क्या होगा, अपुनरावृत ही होगा। बात समझ पाए होंगे आप लोग। तो इसमें क्या होगा, परिमेय भी होगा और अपरिमेय, यानी कि आप कह पाएंगे दोनों, आप कह पाएंगे दोनों। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक अभाज्य संख्या में इकाई के स्थान पे, ध्यान देंगे, कोई अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, कोई एक अभाज्य संख्या, इसमें कहा है कि इकाई के स्थान पे x है। यहाँ और संख्याएं हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि यह नहीं बताया कि अभाज्य संख्या 2 अंक की है कि 3 अंक की है कि 4 अंक की, 1 ही अंक की है। तो यहाँ आपसे पूछा गया कि इस x का मान क्या क्या होगा, कितने संभव मान होंगे। तो आप जानते हैं अपरिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय नहीं, अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ऐसे ही हम जाएंगे तो बढ़ता जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय संख्या क्या क्या हो पाएगा। अगर हम यहाँ कोई अभाज्य संख्या 2 ले लें तो 2 भी तो एक अभाज्य संख्या है, ऐसा तो कहा नहीं कि इसके आगे और अंक होने चाहिए। तो 2 भी हो सकता है, x के जगह क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, क्योंकि सारे के सारे क्या है, एक एक अभाज्य संख्या है। अगर अभाज्य संख्या है तो इसकी इकाई के अंक पे 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है। इसके अलावा आप ध्यान देंगे, इसके अलावा अपरिमेय संख्या क्या होता है, 11 होता है। तो अपरिमेय संख्या 11 है तो इसमें इकाई के स्थान पे 1 भी आ सकता है। हमसे यही पूछा गया है इकाई के स्थान पे। तो 11 अगर अपरिमेय संख्या है, अगर हम पूरा 11 लिख दें तो इकाई के स्थान पे 1 भी आ सकता है। और उसी तरह अगर हम 19 लिख दें तो इकाई के स्थान पे क्या आ सकता है, 9 भी आ सकता है। 23 लिख दें तो 3 भी आ सकता है, जो कि ऑलरेडी आ चुका है। अब इसके अलावा ध्यान देंगे, यही सारी संख्याएं आएंगी, इसके अलावा कोई संख्या बची नहीं जो क्या हो, इकाई के स्थान पे आ पाए अपरिमेय की जगह। तो आप गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके 6 संभव मान हो सकते हैं। अगर अभी भी डाउट हो तो आप ऐसे देखेंगे, अंक कितने होते हैं, 10 अंक होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कोई भी संख्या इन्हीं 10 अंकों से मिलके बनी होती है। अगर हम अभाज्य की बात करें तो 1 और 0 और 1 अभाज्य होता नहीं, अभाज्य संख्या यहीं से 2 से ही शुरू होती हैं। यानी अभाज्य संख्या में इकाई के स्थान पे 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 तो होगा नहीं क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है, 6 भी नहीं होगा और उसके बाद 8 भी नहीं होगा। 9 अभाज्य, ध्यान दीजिएगा, 9 अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन 19 एक अभाज्य संख्या है जिसके लास्ट में 9 आता है, जिसके लास्ट में 9 आता है। लेकिन 8, 6, 4 कोई ऐसी अभाज्य संख्या नहीं है जिसके लास्ट में वो आता है, क्योंकि अगर 4 आ जाएगा तो यह संख्या क्या होगी, 2 से कट जाएगी। बात समझ रहे हैं ना। और अभाज्य संख्या स्वयं से कटता है और किसी और से कटता नहीं है। तो इसका आंसर आपका यही हो जाएगा, 2, 3, 5, 7, 1 और 9, इतनी संभावनाएं हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि 9 तो अभाज्य नहीं है, लेकिन 19 अभाज्य संख्या है और 19 में इकाई के स्थान पे 9 आ सकता है। बात समझ पाए होंगे आप लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। चलिए आप लोग यहाँ तक नोट कर लें सभी लोग, या स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान दीजिए, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या की बात करें तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या अशांत, अशांत, अशांत के साथ साथ क्या होता है, अपुनरावृत, अपुनरावृत दशमलव संख्या होता है, दशमलव संख्या होता है। मतलब इसका मतलब क्या, अशांत मतलब दशमलव के बाद जो संख्याएं हैं वह लगातार बढ़ती ही जाएंगी, चलती ही जाएंगी। और अपुनरावृत के मतलब जिसकी पुनरावृत्ति भी नहीं होगी। तो आप चेक कर लें,
देखें इसमें अशांत तो है लेकिन 4 5 4 5 4 5 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख पाएंगे। और जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख पाते हैं वो अपरिमेय न होके परिमेय हो संख्या होती है। अब कैसे इसको बदलेंगे यह आगे का टॉपिक है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। यह ध्यान दीजिए, यह तो आपका पी बाई क्यू के रूप में है ही 231/593। आगे देखें, इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो डबल जीरो का एक जीरो हो जाता है, 49 का क्या होगा 7। ऐसे सॉल्व कर लें, देखें 4900 को हम लिख पाएंगे 7 गुणे 7 गुणे इस डबल जीरो को क्या लिख पाएंगे 10 गुणे 10। तो यहाँ से 10 पेयर बाहर हो जाएगा, यहाँ से 7, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 70। और 70 को हम लिख सकते हैं 70/1 यानी कि पी बटे क्यू के रूप में। तो यह भी पी बाई क्यू के रूप में होगा, यह भी क्या होगा पी बाई क्यू के रूप में होगा। अब आप इसके बारे में चल देखें, यह अशांत है, बिंदी लगा है तो यानी यह अशांत है। अशांत के साथ साथ यह अपुनरावृत है, मतलब किसी खास पैटर्न की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ भी एक एक है, यहाँ भी एक एक है, लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ क्या हो गया 3 फिर 4। मतलब अगर लगातार समान संख्याओं की पुनरावृत्ति होती तो हम इसको कहते हैं कि इसको हम पी बाई क्यू के रूप में बदल सकते हैं। तो यहाँ असमान की पुनरावृत्ति है, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है यहाँ। अब यहाँ देखिए 4 5 था तो 4 5 की पुनरावृत्ति हो रही थी, समान संख्याओं की पुनरावृत्ति। बात समझ रहे हैं ना। तो यह क्या है, इसको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख पाएंगे और यही हमारी हो जाएगी अपरिमेय संख्या। समझ पाए होंगे आप लोग। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। कहा गया है कि यदि x + 1 x + 3 अभाज्य संख्या है। ध्यान दीजिएगा 3 अभाज्य संख्याएं दी गई हैं, x + 1 और x + 3। यह अभाज्य संख्याएं हैं। यह क्या है अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। अब आप जानिएगा अभाज्य संख्याओं की बात करें तो हम बार बार इसको लिख रहे हैं 2 3 5 7 फिर 11 फिर 13, ऐसी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 2 से शुरू होती हैं और बढ़ती जाती हैं। आप याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको बता रहे हैं। देखें 2 और 3 एक ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं, 2 और 3 ऐसे 2 अभाज्य संख्याएं हैं जिनके बीच 1 का अंतर होता है। इसके बाद हम अनंत तक चले जाएं, कोई आपको ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जिसके बीच 2 अभाज्य संख्याओं के बीच 1 का अंतर हो। अंतर कॉमन की बात नहीं करें, अंतर की बात करें। अब यहाँ देखें 3 5 के बीच अंतर कितने का है 2, फिर यहाँ अंतर 2, फिर यहाँ अंतर 4, फिर अंतर यहाँ 2। आपने देखा केवल 2 और 3 ऐसा ही पेयर है, ऐसा जोड़ा है जिसके बीच अंतर 1 का है। और हम देखें यहाँ हमें अंतर 1 का मिल रहा है, यहाँ अभी हमें अंतर कितने का मिला है 2 का अंतर मिला है। तो यहाँ 1 का अंतर 2 का अंतर, यानी यह संख्याएं क्या होंगी 2 3 5। आप कह पाएंगे यह संख्याएं होंगी 2 3 5, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं आपको ऐसी 2 संख्याएं नहीं मिलेंगी जिनके बीच अंतर 1 हो। तो आप कह पाएंगे यह केवल 2 3 5 का ही ऐसा पेयर है जिसके बीच 1 का अंतर है फिर 2 का अंतर है। तो हमारा आंसर यहाँ क्या होगा x का मान 2 हो जाएगा। x का मान ही पूछा गया था आपसे, तो यह याद रखेंगे। 2 3 5 का अभाज्य संख्याओं में ऐसा एक ट्रिपलेट है, ऐसा एक मतलब एक सेट है जिसमें 1 का अंतर होता है और फिर 2 का अंतर होता है, 1 और 2 का अंतर। इसके बाद हम जाएंगे तो अंतर मतलब 1 का नहीं मिलेगा, यह याद रखेंगे आप, स्टार करके आप इसको नोट कर लेंगे। बात समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए ये दोनों क्वेश्चन आप नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स वाई जेड इस प्रकार अभाज्य संख्या है। ध्यान दीजिए पहले ही दे दिया गया है कि एक्स वाई जेड यह अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। कैसे है, एक्स लेस देन वाई है, वाई लेस देन जेड है और जेड लेस देन 13, यानी ये तीनों संख्याएं 13 से छोटी हैं। तो कितनी दशाओं में एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा अभाज्य संख्या होगा। बहुत आसान, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्या होगा। अब आप ध्यान दीजिए, अगर एक्स वाई जेड 13 से छोटा है तो एक्स वाई जेड का मान क्या होगा। आप कहेंगे अगर एक्स वाई जेड का मान 13 से छोटा है तो आप यहीं लिख पाएंगे, आप लिख पाएंगे अभाज्य संख्याएं जो होंगी, यहाँ देखें 2 3 5 7 9 नहीं होता 11
और यही होगी, यही अभाज्य संख्या होंगी, क्योंकि 13 से छोटा है, 13 से छोटा है तो यही संख्या होंगी। यानी कि संख्याएं क्या होंगी, 2, 3, 5, 7 और 11। इन्हीं को जोड़ के हमें देखना है, इन्हीं में से 3 को लेना है, जोड़ना है, देखना है कि अभाज्य संख्याएं प्राप्त हो रहे हैं, कितनी बार अभाज्य संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर यह अभाज्य संख्या है तो यह विषम होगा। यह क्या होगा, विषम। क्यों? क्योंकि 2 के अलावा कोई अभाज्य संख्या सम नहीं होती है, यानी सारे के सारे विषम ही होती हैं। 2 के अलावा जितनी संख्याएं होती हैं सारी की सारी क्या होती हैं, विषम होती हैं। तो हमें यहाँ क्या लाना है, हमें विषम ही लाना है, तीनों का योग हमें विषम ही लाना है, सम नहीं होगा। क्योंकि सम 2 के अलावा, अब यहाँ 3 संख्याओं को जोड़ है तो 2 तो आएगा नहीं, क्योंकि 2 ही केवल सम संख्या। अब आप हमें बताइए, अगर हम 3 संख्याओं को जोड़ें, अगर हम इसमें से एक को भी इवन ले लें, ध्यान देंगे, अगर इसमें से किसी एक को भी हम इवन ले लें, 2 को ऑड लें, तो इवन ऑड मिलके ऑड हो जाएगा, और फिर ये ऑड मिलके क्या हो जाएगा, इवन। और इवन मतलब क्या, सम हो जाएगा। और यहाँ क्या आना चाहिए, अभाज्य संख्या यानी विषम हमें लाना चाहिए। तो हम इवन नहीं ले पाएंगे, फिर से सुनिए, अगर हम इन तीनों में से कोई एक को हम इवन ले लें, किसी एक को सम ले लें, तो सम और विषम मिलके, ध्यान देंगे, सम और विषम मिलके विषम होगा, विषम मतलब ऑड, और फिर ऑड और ऑड मिलके क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। हमने लिखा था ऑड प्लस ऑड बराबर क्या होता है, इवन प्लस इवन भी क्या होता है, इवन ही होता है। और ऑड और एक इवन मिल जाए तो ये क्या हो जाते हैं, यह ऑड हो जाते हैं। या आप बार बार इसको देखते रहेंगे तो हम कह पाएंगे कि हम सम भी नहीं ले सकते हैं, हम सम नहीं ले सकते। अगर हम सम लेंगे तो यह विषम नहीं आएगा। तो आप क्या करें, अब इन्हीं 3, 5, 11 में आपको जोड़े बनाने हैं, 3 के जोड़े बनाने हैं कि अभाज्य संख्या प्राप्त हो। बात समझ पाए होंगे आप लोग। तो देखें, हम लिखते हैं, अगर हम 3, 5, 7 ले लें, 7, 5, 12 और 12, 3, 15, 3 धन 5 धन 7, 15, यह अभाज्य संख्या नहीं है, 3, 5, 7 हमने ले लिया। अब क्या ले लें हम लोग, 3, 5, 7, फिर 3, 5, 11 ले लें, 3 धन 5 धन 11 ले लें। अगर 3, 5, 11 तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ 11, 5, 11, 5, 16, 16, 3, 19, और 19 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अब देखें, हमने 3, 5 को छोड़ा था, 7, 11 को लिया है, और 3, 5, 11 को एक बार हम ले लें, 3, 5, 11 को हमने ले लिया, 3, 7, 11 को एक बार ले लें, 3 धन 7 धन 11। अब आप देखें, 11, 7, 18, 18, 3, 21, 18, 3, 21, यह भी अभाज्य संख्या नहीं है। अब हम किसको ले पाएंगे, 5, 7, 11 को तो हमने ले लिया है, 5, 7, 11 नहीं, 5, 7, 11 को हम ले सकते हैं, 5, 7, 11, 11, 7, 18, 18, 5, 23, यह भी हो जाएगा। अब देखें, इसके अलावा 3 का पेयर नहीं बना पाएंगे, यानी 2 हमें मिल जाएगा। यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 ही दशाओं में यह अभाज्य संख्या प्राप्त होगा। आप लोग समझ पाए होंगे, क्योंकि हमें इन्हीं 4 संख्याओं में 3 का पेयर बनाना था। तो हमने 3, 5, 7 का बना दिया, 3, 5, 7, फिर 3, 7, 11, 3, 5, 11 का, फिर 3, 7, 11 का। अब एक पेयर बचा था 5, 7, 11 का, 5, 7, 11 का हमने बना दिया। अब इसके अलावा और कोई नहीं बनेगा, 5, 7, 11, 5, 11, 3 का पहले बन गया होगा, देखें 5, 11, 3 का, रिपीट नहीं करना है। अब आप देखें इस क्वेश्चन को, यदि n स्क्वायर माइनस 33, n स्क्वायर माइनस 31 और n स्क्वायर माइनस 29 अभाज्य संख्या, जब भी 3 अभाज्य संख्याएं दी जाए तो आप जरूर एक बार चेक करिएगा उनके बीच का अंतर। ध्यान दीजिएगा, n स्क्वायर माइनस 33, फिर 33 है, n स्क्वायर माइनस 31 और n स्क्वायर माइनस 29। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम 33 घटा रहे हैं, यहाँ हम 31 घटा रहे हैं, n एक ही संख्या है, कोई तीनों जगह समान है, हम 33 घटा रहे हैं, फिर 31 घटा रहे हैं, फिर 29।
अगर आप इसका अंतर देखेंगे तो यहाँ भी अंतर 2 का आएगा, और यहाँ अंतर आप देखेंगे तो यहाँ भी अंतर 2 का आएगा, क्योंकि 31 33 31 में भी 2 का अंतर है तो समान है, यहाँ भी अंतर 2 का है। तो आप बताएं अभाज्य संख्याएं, फिर से वह लिख रहे हैं 2 3 5 7 11 13, यहाँ अंतर 1 का, यहाँ अंतर 2 का, यहाँ अंतर 2 का, यहाँ अंतर 4 का, यहाँ अंतर 2 का, और भी लिख लें हम 17, फिर यहाँ अंतर 4 का, फिर 19, यहाँ अंतर 2 का, ऐसे आगे भी बढ़ता जाएगा। तो एक चीज़ और आपको याद रखना है, यह 3 5 7, ध्यान देंगे 3 5 7, यह 3 5 7 स्टार करके आप नोट करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 5 7 ही एक ऐसे सेट है अभाज्य संख्याओं के जिसमें 2 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, और इसके बाद आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको लगातार 2 2 का अंतर नहीं मिलेगा। तो आप याद रखेंगे यह संख्याएं क्या होंगी, 3 5 7। इसके अलावा कोई संख्या संभव नहीं है अभाज्य संख्या में जिनके बीच 2 2 का अंतर हो। आप यहाँ देखें, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर। अब आप आगे भी देखते जाएं, यहाँ 4 का अंतर है, इन 3 संख्याओं को लेंगे, इन 3 संख्याओं को 4 2 का अंतर, इन 3 संख्याओं को लेंगे तो फिर 4 2 का अंतर। बात समझ पा रहे हैं आप लोग ना? तो आपको यह याद रखना है, 2 चीज़ आपको याद रखना है, एक 2 3 5 का एक सेट, और एक 3 5, नीचे लिख देते हैं 3 5 7 का सेट। यहाँ 1 का अंतर क्यों मिलता है, फिर 2 का, यह भी एक सेट है, यूनिक सेट है। यहाँ 2 2 का अंतर मिलता है, यह भी एक यूनिक सेट है। तो आप कह पाएंगे n स्क्वायर माइनस 33 का मान 3 होगा। हमसे पूछा क्या गया था, n के संभावित मान ज्ञात करने थे। तो अगर हम यहाँ से निकालें, किसी एक से निकाल लें, n स्क्वायर माइनस 33 का मान अगर हम 3 कर लें तो यहाँ से n स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, माइनस 33 उधर जाएगा तो 3 धन 33, और यह हो जाएगा 36। अगर n का मान निकालेंगे तो कड़ी में 36, और यह आपका आ जाएगा 6। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, अगर इसको मानेंगे तो इसको पक्षांतर करेंगे तो 31 5 36 हो जाएगा, तब भी आंसर 6 ही आएगा। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे और हमारे ख्याल से इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। इसमें याद क्या करना है, फिर से एक बार सुन लें, 3 5 7, 3 5 7, यह अभाज्य संख्या का स्टार करके नोट करेंगे। अभाज्य संख्या में यह क्रमागत, केवल यही 3 क्रमागत संख्याएं हैं जिनके बीच अंतर 2 2 का है। इसके अलावा आप कहीं भी बढ़ते जाएं, आपको 2 2 क्रमागत 3 क्रमागत संख्याएं नहीं मिलेंगी जिनके बीच 2 2 का अंतर हो। आप लिख पाएंगे केवल एक क्रमागत संख्याओं का समूह है, क्रमागत अभाज्य, ध्यान देंगे, क्रमागत अभाज्य संख्या का समूह है जिसमें अंतर कितने का है, 2 का अंतर है। जिसमें अंतर कितने का है, जिसमें अंतर 2 2 का है। यह आपको याद रखना है, तब आप इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे। यहाँ तक हमारे ख्याल से आप लोग समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, पहले आप लोग यहाँ तक नोट कर लें। चलें क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं हम लोग। यदि p ग्रेटर देन 5, p 5 से बड़ा एक अभाज्य संख्या है। ध्यान दीजिएगा, p एक अभाज्य संख्या है, p क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और यह अभाज्य संख्या कैसी है, 5 से बड़ी, 5 से बड़ी। यह दिया है p अभाज्य संख्या और संख्या कैसी है, 5 से बड़ी। तो p स्क्वायर माइनस 1 के बारे में हमें बताना है, p स्क्वायर माइनस 1 के बारे में हमें बताना है। क्या बताना है कि यह 6 से विभाजित नहीं होगी, यह 6 से विभाजित होगी तथा 12 से भी हो भी सकती है और नहीं भी। यह हमेशा 12 से विभाजित होगी, 24 से हो सकती है, हमेशा 24 से विभाजित होगी। अब आप ध्यान दीजिए, अगर p एक अभाज्य संख्या है और 5 से बड़ी, तो यह p का मान क्या होगा, p का मान होगा, 5 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, 7 होती है, 7 के बाद 11 होती है, 11 के बाद 13, 13 के बाद
आप कहेंगे 17। ऐसे ही ये अभाज्य संख्याएं चलती जाती हैं। तो हम क्या इसको पहले क्या करें हम लोग, हम मान रख के भी चेक कर सकते हैं। अगर हम p का मान 7 रख दें यहाँ तो यह हो जाएगा 7 का वर्ग -1 और 7 सत्ते 49, 49 में से एक जाएगा 48। अब 48 के बारे में आप क्या कह सकते हैं, यह 48 जो संख्या है यह 6 से विभाजित होगा कि नहीं, 6 × 48, तो आपका पहला ही गलत हो जाएगा। कह रहा है कि 6 से विभाजित नहीं होगी। हमने देखा p² - 1 में 5 से बड़ी एक अभाज्य संख्या 7 का मान रख के 48 आया, और यह 48 क्या है, 6 से विभाजित है। और 6 से विभाजित है, यह 12 से भी विभाजित है, 24 से भी यह विभाजित है, और यह 48 से भी विभाजित है। तो हमने क्या देखा, हम इसके सहायता से किसको किसको गलत पर कर पाएंगे। यह 6 से विभाजित होगी, 6 से विभाजित है, 12 से हो भी सकती नहीं भी, या नहीं है, ये तो 12 से विभाजित है। देखें 12 चौक को 48, तो यह भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब देखें यह हमेशा 12 से विभाजित होगी तथा 24 से भी हो सकती है। यह देखें 12 से तो विभाजित हो रहा है, 24 से भी हो सकती है, 24 से हो सकती कर रहा है। यहाँ देखिए 100% 24 से क्या है, विभाजित है, तो यह भी क्या हो जाएगा, गलत। यह 24 से विभाजित होगी, हमारा आंसर ऐसे हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे और हम मान रख के चेक कर लें। देखिए अगर हम 11 रखें यहाँ तो 11 का वर्ग -1, 11 का वर्ग होता है 121, में से एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 120। 120 का भी फैक्टर करें, यह देखें किससे कट जाएगा, हम सबसे नहीं करेंगे, 2 से 3 से नहीं करेंगे, हम ऑप्शन वाले को देखेंगे। यह देखें 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, यह 12 से भी कट जाएगा, 12 धाम 120, यह 24 से भी कट जाएगा, 24 पच्चे 120, 20 पच्चे 100 और कट जाएगा। यह 48 से भी नहीं, 48 से देखें कटेगा, यह 4 3 12 नहीं कटेगा, 48 से नहीं कटेगा, 4 3 12 120 हो गया। तो आप कह रहे हैं, देख रहे होंगे कि हमने दो संख्या ली 48 और 120, यह भी 24 से विभाजित हो रहा है, यहाँ भी यह 24 से विभाजित हो रहा है, यहाँ 48 से विभाजित हो रहा है, लेकिन यहाँ 48 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो हमने देखा डी ही वह ऑप्शन है जो हमेशा, मतलब डी ही वो ऑप्शन है जो इसका सही आंसर बता रहा है। अच्छा, अब अगर आप चाहें तो एक तरीके से और लगा सकते हैं, एक तरीके से और आप चाहें तो इसको लगा सकते हैं। कैसे, देखें p एक अभाज्य संख्या है, p क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था अगर p अभाज्य संख्या है तो यह हर हालत में 6k + 1 होगा या फिर 6k - 1 होगा। जो अभाज्य संख्या होती है वह 6k + 1 या 6k - 1 के रूप में लिखी जा सकती हैं। तो अगर हम यहाँ से ध्यान देंगे, यहाँ से नहीं, हमें क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था p² - 1। अगर हम p² - 1 की बात करें तो इसको हम लिख पाएंगे p² - 1 का स्क्वायर, या p + 1 हो जाएगा, एक बार p - 1 हो जाएगा। अब हम एक बार 6k + 1 यहाँ रख दें तो हम रखेंगे यहाँ 6k + 1 हो जाएगा यह, और यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 6k +1 तो है हमारे पास है, और -1 सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, हमें मिल जाएगा 6k, और यहाँ हो जाएगा दूसरे कोष्टक में 6k + 2, 6k + 2 112। अब आप देखें इसमें से हम 2 कॉमन कर पाएंगे ना, तो 2 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 छक्के 12k, और यहाँ हो जाएगा 3k + 2। अब आप देखें 12 तो हमें मिला ही है, अब k 3k + 2 है, k 3k + 2। अब k का मान अगर हम यहाँ रखें 1, अगर हम k का मान यहाँ 1 रखें तो ये 12 ऐसे रहने दीजिए, 1 रखें तो यहाँ हो जाएगा 3, 1 रखें 3 करने 3 और 3 2 5। एक चीज़ और ध्यान देंगे, यहाँ 2 है ना, एक चीज़ यहाँ कुछ छूटा है, अगर हम यहाँ 1 रखते हैं 6k + 1 रखते हैं तो 6k + 1 + 1 तो 6k + 2 हो जाएगा, और 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ 3k, ध्यान देंगे यहाँ 3 बचेगा, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ तो 6 ही रहेगा, 6k + 2, यहाँ 3k प्लस यहाँ 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 बचेगा यहाँ 3k +
1। अगर हम 1 रखें तो यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे तो 3 करने 3 और 3 1 4। तो आप देख रहे होंगे, यहाँ देखें, यहाँ 2 कॉमन है कि नहीं, तो यहाँ 12 दूनी क्या हो जाएगा, यहाँ भी आपको एक 24 मिल जाएगा। ऐसे समझें, इसको ऐसे समझें, इसको आप अभी ऐसे रहने दें। अब दूसरी बार अगर जब हम 6k-1 में रखेंगे, 6k-1 जब हम रखेंगे यहाँ, तो हमें क्या मिलेगा, 6k-1 यहाँ कट जाएगा 6, तब हमें मिल जाएगा k, और यहाँ मिल जाएगा 3k-1, 3k-1, और यहाँ फिर 12 आएगा। तो आप ये जानिएगा, ये जो 3k+1 या 3k-1 है, यह हमेशा इवन होगा, हमेशा क्या होगा, इवन होगा, सम होगा। अगर ये दोनों हमेशा जब सम होगा, तो सम कैसे होता है, जब उसमें 2 से मल्टीप्लाई होता है। जो भी सम संख्या होती है वो 2 से क्या होती है, विभाजित होती है। तो हम यहाँ से भी 2 कॉमन कर पाएंगे कम से कम, और यहाँ से भी हम 2 से कॉमन कर पाएंगे। जब हम 2 कॉमन कर पाएंगे तो यहाँ भी हमें 24 मिल जाएगा, और यहाँ भी हमें क्या मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा। तो हम कह पाएंगे यह हमेशा किससे विभाजित होगा, 24 से विभाजित होगा। नोट कर लें आप लोग यहाँ तक। चलें अब देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को, देखते हैं। ध्यान दीजिए, अगर यह ना समझ में आया तो आप इसी को नोट करेंगे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। देखें, कहा गया ए बी सी डी 5 अभाज्य संख्याएं हैं, और ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, सी डी से, डी छोटा है ई से। मतलब यह इसी क्रम में है, मतलब छोटा बड़ा फिर बढ़ते हुए। और ए बी सी डी, यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, ए बी सी डी प्लस ई बराबर दिया है 482। यह आपको समझना है। 482 क्या है, एक सम संख्या है, एक क्या है, सम संख्या है। अब आप ध्यान देंगे, यह संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5। अगर 5 संख्याएं हैं, 5 का योग अगर सम है, ध्यान देंगे 5 का योग अगर सम है, तो इसमें 100% एक सम संख्या होगी, एक क्या होगी, सम संख्या। और जो अभाज्य संख्याएं होती हैं 2 3 5 7 11 13 17, यह इन अभाज्य संख्याओं में 2 के अलावा कोई सम संख्या नहीं है, 2 के अलावा कोई सम संख्या नहीं है। इसलिए यह फिक्स हो गया कि हमें a का मान 2 ही लेना है, क्योंकि 2 के अलावा कोई सम है नहीं कि जो हम यहाँ लें। बात समझ रहे हैं ना, तो ये फिक्स हो गया, a का मान 2 लेना है। क्यों 2 लेना है, क्योंकि a सबसे छोटा है, इससे छोटा कुछ हो नहीं सकता अभाज्य संख्याओं में। बात समझ पा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, हम कैसे जान पाए हैं कि इन 5 संख्याओं में एक सम संख्या होगा। अगर 5 संख्या हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको समझ लें, अगर हम पांचों को ऑड लें, ऑड 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 और ऑड, 1 2 3 4 5, ऑड ऑड क्या हो जाएगा, इवन, और यहाँ ऑड ऑड मिलके क्या हो जाएगा, इवन। अब आप देखें, इस इवन को जब इस ऑड में जोड़ेंगे, इवन ऑड मिलके क्या हो जाता है, इवन और ऑड, इवन और ऑड मिलके फिर क्या हो जाएगा, ऑड। ध्यान देंगे, इवन और ऑड मिलके क्या हो जाएगा, इवन और ऑड मिलके क्या हो जाएगा, ऑड। और फिर इस ऑड और इवन, ध्यान देंगे, ऑड और इवन को फिर जब इसको हम जोड़ेंगे, ऑड और इवन को, तो फिर हमें ऑड और इवन मिलके क्या मिल जाएगा, ऑड। ऑड और इवन मिलके क्या मिल जाएगा, ऑड। ऑड मतलब विषम, ऑड का मतलब क्या, विषम, और यहाँ क्या है, सम। यानी हम पांचों में से अगर पांचों को पांचों विषम ले लें तो हमारा यहाँ सम संख्या नहीं प्राप्त होगा। इसलिए हमें कम से कम एक सम लेना है, और वह सम केवल एक, यही 2 है, यानी a का मान हम 2 लेंगे। समझ पाए बात को? एक बार फिर से हम समझाते हैं, देखें, एक बार फिर से समझें। यह ऑड ऑड मिलके इवन, फिर इस इवन को ऑड में जोड़ेंगे, इवन और ऑड मिलके ऑड, फिर ऑड को हम जब इसमें जोड़ेंगे, फिर ध्यान देंगे, फिर हम इस ऑड को जब इस इवन से जोड़ेंगे, ऑड को जब हम ऑड में जोड़ेंगे, हाँ, तो फिर हमें इवन मिल जाएगा। और फिर इस इवन को जब हम इस ऑड में जोड़ेंगे तो इवन प्लस ऑड क्या मिल जाएगा, ऑड। और ऑड क्या होता है, ऑड होता है आपका विषम। तो हम पांचों ऑड नहीं ले पाएंगे, हम पांचों ऑड
नहीं ले पाएंगे। हमें कम से कम एक इवन लेना है। अब कम से कम इवन मतलब क्या, अभाज्य संख्या में एक ही इवन ही होता है तो इसी को हम ले पाएंगे। इसके अलावा कोई इवन विकल्प बचता ही नहीं है, तो a का मान हम 2 ले पाएंगे। अब हमसे पूछा क्या गया था, a का मान 5, ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछा गया था, इसी का मान पूछा गया था। तो a का मान 5 यानी 2 का मान 5 और 2 का 5 का मान होता है 32। इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे, मोस्ट IMP, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। हमारे ख्याल से आप लोग समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट हो तो आप पूछेंगे, हम आपको अलग से वीडियो बना देंगे या फिर अगला क्लास शुरू करने से पहले उस क्वेश्चन पे चर्चा कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे, यहाँ तक नोट कर लें। चलें अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो पूर्णांक p और q, p q दोनों एक से अधिक है जो कि सापेक्षता अभाज्य संख्या, यह शब्द देखें सापेक्षता अभाज्य है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब आप ध्यान दीजिए, फिर से हम एक बार चर्चा करते हैं। रिलेटिव प्राइम या रिलेटिवली प्राइम भी इसको दिया होता है। रिलेटिव प्राइम का मतलब क्या, सापेक्षता अभाज्य, और हमने बताया था इसी का मान SSC क्या लिखा था हिंदी में, आपेक्षित अभाज्य। सापेक्षता अभाज्य का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, कोई दो संख्या, ध्यान देंगे, ए बी कोई भी दो संख्या हैं जिनका SCF क्या होता है, एक होता है, जिनका SCF क्या होता है, एक होता है। यानी कि कोई दो संख्या हम ले सकते हैं जिनका SCF क्या हो, एक हो, वही आपका सापेक्षता अभाज्य होता है। देखें P और Q दोनों, हम यहाँ PQ ही लिख देते हैं, AB जब हम क्या लिखते हैं, P और Q ही लिख दें। PQ दोनों अभाज्य संख्या हो सकती है। अब बताएं, पहला 3 और 5, अगर हम इन दोनों क्या है, यह अभाज्य है और इनका SCF भी क्या है, इनका SCF भी एक है, यानी कि दोनों अभाज्य संख्या भी सापेक्षता अभाज्य होती है, आप जानते ही हैं। अब आप देखें, दोनों भाज्य हो सकते हैं, दोनों भाज्य यानी 4 9 हम ले नहीं सकते हैं, दोनों भाज्य हैं, लेकिन इनका SCF की बात करें यानी इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो एक, यानी यह भी सही हो सकता है। इसमें से एक भाज्य तथा एक अभाज्य हो सकती है। ध्यान देंगे, अगर हम ले लें एक भाज्य और क्या एक अभाज्य, हम ले लें 4 और 11, 4 क्या है, एक भाज्य संख्या है, 11 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, इनके बीच का SCF भी क्या है, इनके बीच का SCF क्या है, एक है। यानी कि यह तीनों सही हैं, तीनों के तीनों क्या हैं, सही हैं। क्योंकि सापेक्षता अभाज्य को हम डिफिनीशन जब पढ़ा रहे थे, इसका जब हम लोग संख्या का वर्गीकरण पढ़ रहे थे तो उसमें हम पूरा डिटेल में इसको बताए थे। सापेक्षता अभाज्य क्या होती है, कोई भी दो संख्याएं जिनका SCF एक हो, ये दोनों संख्याएं भाज्य भी हो सकती हैं और अभाज्य भी। ध्यान देंगे, यह P और Q यह भाज्य भी हो सकती हैं और यह अभाज्य भी हो सकती हैं, तो यह भी आप याद रखेंगे। इस तरह से हम लोगों का ये यह 15 क्वेश्चन जो थे समाप्त हुए हैं। आप लोग ध्यान से इन 15 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जहाँ भी डाउट होगा आप वीडियो के बाद फिर से रिवाइज करके देखेंगे। उसके बाद भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया, तो अगले क्लास में हम लोग उस पर फिर से चर्चा कर लेंगे। धन्यवाद।